हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एडी स्मार्ट क्लासेस में स्वागत है। और ये हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही। एनसीईआरटी में ज्योग्राफी के संभावित प्रश्न, ठीक है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले ऐसे प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। और ये एनसीईआरटी बुक क्लास 6 के क्वेश्चंस हैं। अभी किसके हैं? क्लास 6 के। तो हम लोगों ने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे। अब आज हम तीसरा और इसके आगे जो संभव होगा 1 घंटे की क्लास में करने वाले हैं। कोशिश करेंगे कम से कम हम लोग 3 4 5 इन 3 चैप्टरों को ख़त्म करें। ठीक है, तो समय को ना खराब करते हुए आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों से एक बात और, अगर सेशन हमारा अच्छा लग रहा हो, आपके लिए बहुत अच्छे प्रश्न मिल रहे हो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ठीक है, अब आते हैं हम अगले इस चैप्टर में प्रवेश करते हैं। इसके पहले सवाल पर, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। करो भाई विचार। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। बात सही है। देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है उसे घूर्णन कहते हैं। जब किसी के चारों ओर चक्कर लगाती है उसे परिभ्रमण कहते हैं। परिभ्रमण, जैसे परिधि, चारों ओर घूमने के घेरे को परिधि कहते हैं, उसी प्रकार याद रखना। घूर्णा मतलब एक जगह पे घूमना, परिभ्रमण मतलब चारों तरफ घूमना। ठीक है, ये बात घूर्णन हो गया। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्षा सॉरी, एक स्थिर कक्षा में गति को परिभ्रमण कहते हैं। तो समझ में आई बात? दोनों कथन बेटा सत्य हैं। दोनों कथन जब सत्य हैं तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? सी नंबर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई? बेटा 23.5 डिग्री। कितना? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कहने का मतलब 33.5 डिग्री। ये बात याद। अच्छा, कभी बात पड़ जाए कि झुकाव किस जगह से, मेरी बात समझना। ये आपका एक वर्टिकल ऐसे लाइन बनाई, लेकिन इस वर्टिकल लाइन से जो झुकाव का जो माप करते हैं वो बेटा ये है। ये वाला आपका है 23.5 डिग्री। बात समझ में आई? ऐसे लंबवत, यहां से झुकाव नहीं है, ऊपर वर्टिकल वाला। ठीक है, इस बात पे कभी कंफ्यूज मत होना। चलिए आगे आते हैं। अगला, प्रदीप्त वृत्त, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन किसे कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त। अरे बेटा, जो वृत्त पृथ्वी में दिन और रात को बांट रहा हो, जिस जगह से हमें दिखाई देना बंद हो रहा, दिखाई देना शुरू होता है, उसे हम कहते हैं। तो ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है। गलत बात है ना? ठीक है, गलत है। अगला, फिर ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान का सही स्थिति। गलत बात। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है। सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण? बेटा, ऋतुओं में भी जो परिवर्तन होता है ना, पृथ्वी का सूर्य के आसपास घूमना उसकी पोजीशन पर डिपेंड है। ठीक है, पृथ्वी के आसपास घूमना उसकी पोजीशन पर। तो ये बेटा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति का जो परिवर्तन है, तो वही आपका क्या डिसाइड करता है? ऋतु। वही आपका क्या डिसाइड करता है? ऋतु, समय, मौसम जिसको कहते हैं आप लोग। अगला, 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, सूर्य की तरफ झुका होता है। ये बात सही कैसे हो? सही है, अभी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सूर्य की किरणों जो है कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। बिल्कुल बात सही है। इसके परिणाम स्वरूप अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें। मेरी बात समझ में आई? जब दिन धूप लगातार ज्यादा पड़ेगी तो दिन बेटा बड़े और रात छोटी हुई। गर्मियों के समय अपने यहाँ ऐसा होता है कि नहीं होता है? अंदाजा लगाओ आप। ठीक है, आगे, पृथ्वी की इस अवस्थिति को कहते हैं। बेटा देखो, मेरी बात समझो। ये अभी हम बनाते हैं, ये आपका सन। ठीक, ठीक, चलिए अब आते हैं इधर। ये
आपका प्यारा सा सन, ठीक, पृथ्वी इसके आसपास क्यों घूम रही है। देखिए 21 जून की पोजीशन ये है, कब की है, 21 जून। 21 जून को जो पृथ्वी है, पृथ्वी का देखिए उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका है। किधर है, सूर्य की तरफ झुका हुआ है, ठीक है। और आगे देखो, और यहीं इधर आगे 22 दिसंबर, क्या डेट बेटा, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को देखो दक्षिणी ध्रुव झुक के आ गया पास में। यही देखो, अब देखो आपका ये लाइन है ना बेटा, इक्वेटर, है कि नहीं, हाँ, ये दक्षिणी ध्रुव झुका हुआ है। इसी प्रकार अब देखो यहाँ ये जो स्थिति होती है, ये आपका 21 देखो जून से पहले क्या आता है बेटा, मार्च, 3 महीने पहले, ये मार्च है। और यहाँ जून के बाद अगले 3 महीने में 23 दिसंबर है, क्या बेटा, 23 दिसंबर, ठीक है। ये शरद ऋतु है, ये बसंत है, ठीक है, ये शरद है, ये बसंत है, ये गर्म है, वो ठंडा, अपने भारत देश के परिप्रेक्ष्य में, ठीक। अब देखो इस सवाल में यही कहा ना, उत्तर की ओर झुका, देखो उत्तर की ओर झुका होने को उत्तर अयनांत कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव जब झुका होता है सूर्य की तरफ तो उसे दक्षिणी अयनांत कहते हैं, इस बात को समझें। अब यहाँ पर जब उत्तरी ध्रुव झुका होगा, उत्तरी ध्रुव, इसका मतलब साफ साफ है कि उत्तरी ध्रुव में कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लगातार लंबवत पड़ेंगी, सीधा। कर्क रेखा पर होगी तो हमारे पास दिन लंबा हो जाएगा, रातें थोड़ा छोटी हो जाएंगी। इसी बात को आपको सवाल में यहाँ पूछा है। अब हम सीधे सवाल पे आते हैं, ज्यादा समय को ना खराब करते हुए, ज्यादा डिटेल में हम क्लास में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति क्या कहते हैं बेटा, उत्तरी अयनांत, क्या कहते हैं, उत्तरी अयनांत। क्लियर, चलो आगे नेक्स्ट। अब दक्षिणी अयनांत के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे, किस पर, दक्षिणी अयनांत के संदर्भ में बात करेंगे। क्या लिखा हुआ, दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, बात सही है, ठीक है, करेक्ट है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती, बात सही है, जब मकर रेखा दक्षिणी ध्रुव में है। दक्षिणी गोलार्ध पर बेटा छोटे दिन, जब सूर्य इधर झुका है तो छोटा दिन नहीं होगा, दिन लंबी और रातें छोटी होंगी। ये वाला पॉइंट गलत है, यानी 1 और 2 सही है, 1 और 2 ऑप्शन नंबर सी में, कहां पर है, ऑप्शन नंबर बेटा सी में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। विषुव के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन पर चर्चा करें, कौन सा कथन सत्य है गलत। विषुव दैट मीन्स इक्वेटर की बात कर रहा है, ठीक है। इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती, बिल्कुल बात सही भाई, ठीक है, कहां पड़ती, सीधी पड़ती। अगला, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते, बेटा मेरी बात को ऐसे आप लोग समझें, ये आपका इक्वेटर है और ये आपका सन है, और यहाँ पर सन डायरेक्ट। अब देखो जब सेंटर पे होगा तो यहाँ चीज जहाँ जिस जगह पहुंचेंगे दिन और लाइट तो बराबर डिवाइड होगी ना, तो सारी पृथ्वी पर दिन और रात कैसे बेटा, बराबर होते हैं, ठीक है। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, ये भी सही है, यानी अर्थात सभी के सभी इसमें आपको सही दिया हुआ है। अगला, लीप वर्ष यानी अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं बेटा, सबको पता है कितने, 366, कितने होते हैं, 366। साधारण वर्ष में बेटा 365 होते हैं, ठीक है। इस बात को हम लोग रीजनिंग में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, हाँ। हर बार हमें 5.5 घंटे 48-49 मिनट एक्स्ट्रा कुछ सेकंड और मिलते रहते, वो मिल मिल के 4 साल में पूरा एक दिन बना देते हैं बेटा, ठीक है। और कुछ सेकंड कम रहते, वो जाके सीधे 100 साल में जाके एक पूरा 24 घंटा बनाते। इसलिए हर शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होता है, 400 साल बाद जो आएगा शताब्दी वर्ष वही लीप वर्ष होता है, ध्यान रखें। अब आते हैं इसके अगले चैप्टर, मानचित्र पर, मैप पर, इससे संबंधित कुछ सवाल करेंगे, ठीक है, अगले चैप्टर में। इसका पहला प्रश्न, भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है। बेटा भौतिक मानचित्र क्या होता है, फिजिकल। जिससे हमने पूछा कि किसी को फिजिकली रूप में बताओ, तो आप बताएंगे सर उसके हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, ऐसे सब चीजें बताएंगे, ऐसे कपड़े पहने, ये तो ये क्या सब भौतिक है, फिजिकल की बात हो रही। तो भौतिक मानचित्र में बेटा क्या होगा बताओ, भौतिक मानचित्र में वहाँ के पर्वत गिनेंगे, ठीक है, पठार गिनेंगे, महासागर गिनेंगे और मैदान गिनेंगे। देश या राज्यों की सीमाओं को नहीं गिनते हैं, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर कहाँ पर बेटा, सी नंबर पर। क्लियर हुआ,
मानचित्र की बात अगर आप करो तो मानचित्र वैसे 3 प्रकार के हैं, भौतिक, राजनीतिक और थीमेटिक। थीमेटिक मानचित्र में हम सड़कें, नाली, नहर, सड़क, पानी ऐसे हम गिनते हैं। और भौतिक में अभी बात की नदी, नहर, झरना, इस टाइप की चीजें। फिर पठार है, मैदान है, ग्रीनरी है, ऐसे गिनेंगे। और जो राजनीतिक मानचित्र है, जैसे कि नाम है राजनीतिक, तो यहाँ देशों, राज्यों की सीमाओं और उनके लिमिट की बात करते हैं, कौन सा कहाँ पर है। अगला, राज्यों में नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं बेटा? राजनीतिक मानचित्र। अभी भी तो बात की ना, ठीक है। अगला, सड़क, किसकी बात करेंगे बेटा? थीमेटिक मानचित्र की, ठीक है। सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को हम क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र, यानी उपयुक्त सभी। क्लियर? चलो नेक्स्ट। मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है बेटा? प्रधान दिग्बिंदु मानचित्र के संदर्भ में, तो बेटा दिग्बिंदु मतलब ऐसा जिसके रेफरेंस में बात करेंगे हम। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, चारों दिशाएं कैसी हैं बेटा? प्रधान है। दैट मीन्स उपयुक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है सॉरी, मानचित्र के संदर्भ में रूढ़ प्रतीक। रूढ़ प्रतीक किसे कहा जाता है? सॉरी क्या है रूढ़ प्रतीक? जिन प्रतीकों के उपयोग के संदर्भ जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतरराष्ट्रीय सहमति हो, ठीक है। जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में राष्ट्र स्तर पर सहमति हो, जिन प्रतीकों के द्वारा प्राकृतिक स्वरूपों को दर्शाया जाता हो। मेरी बात समझें, आपसे क्या कहा, पूछ रहा है कौन सा? मानचित्र के संदर्भ रूढ़ प्रतीक की बात कर रहा है। किसकी? रूढ़ प्रतीक की बात कर, इनमें किनको किनको जो है सम्मिलित किया जाता है। तो बेटा मानचित्र कोई तभी रूढ़ यानी ऐसा होगा जब वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एग्री हो, आपके लोकल लेवल पर भी हो, ठीक है, राष्ट्र स्तरीय पर भी हो, और जिन प्रतीकों द्वारा प्राकृतिक स्वरूपों को दर्शाया जाता है। तो इन सब में ये सब शामिल बेटा। ये क्या है? ये सब के सब शामिल, ये भी ये भी ये भी। मतलब कि आपके लिए ये ऐसे प्रश्नों में जवाब हो जाएगा उपयुक्त तो सभी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है? जो मानचित्र पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेषण पर आधारित होते हैं उन्हें रेखा चित्र कहते हैं। रेखा चित्र यानी मानचित्र कहते हैं। कौन सा? रेखा चित्र, मानचित्र कहते हैं। ये मानचित्र का एक और प्रकार है जो ओरली होता है, ठीक है। एक मतलब स्केच होता है, फिक्स पैमाना नहीं होता इसका। अगला है पॉइंट, एक छोटे से क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। ये भी बात सही है बेटा, ठीक है, ये भी बात सही, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। कौन से? 1 और 2 दोनों सही हैं। आते हैं बेटा नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो चैप्टर इसका क्या है? पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, इस चैप्टर पर हम लोग आगे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 1 है, जलमंडल में जल की कौन कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? तो बेटा जलमंडल में, किसमें? जलमंडल में जल की कौन कौन सी अवस्थाएं? तो साफ साफ है ना बेटा, जलमंडल में कौन सी अवस्थाएं बेटा? जल में जल भी आएगा, बर्फ भी, जलवाष्प, यानी उपयुक्त सभी। कौन सा? उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जयमंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल हैं? बेटा जयमंडल में कौन कौन से परिमंडल शामिल की बात की जा रही है? तो जयमंडल में बेटा स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल सब शामिल होते हैं, ठीक है। ये सारे मंडल इसमें शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? बेटा विश्व का सबसे ऊंचा शिखर की बात हो रही है, जल्दी से बताइए, फटाक से आंसर तुरंत आना चाहिए। क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। उसके बाद दूसरा कौन सबसे ऊंचा है बेटा? K2। इसी को गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। क्या? गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है बेटा? 8,848। कहीं कहीं पर 8,850 मिल जाएगा।
K2 का दूसरा नाम क्या, गॉडविन ऑस्टिन, ये 8611, ठीक है, K2। इसके बाद फिर बात करते हैं किसकी, किलीमंजारो की। किसकी करते हैं, किलीमंजारो, ठीक है। तो अब किलीमंजारो की जब बात करेंगे तो किलीमंजारो की ऊंचाई कितनी है बेटा, 5556। कितनी, 5556, ठीक है। कितनी बेटा, 5556 किली, सॉरी 8556, गलत बोल रहा हूँ मैं, 8556 मीटर में होता सब ये, किलोमीटर मत कहना बेटा, किस में होता है, मीटर में। और अंत में जो आपका लिखा हुआ कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। किसकी ऊंचाई, कंचनजंगा की। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। ओ माय गॉड, किलीमंजारो मैंने उल्टा इसका इधर बता दिया है बेटा। ओफो, वेट, ये, सॉरी, किलीमंजारो की ऊंचाई कमेंट में बताएं, किसकी बतानी है आपको, किलीमंजारो की, ठीक है। और कंचनजंगा आपका कितना है बेटा, 8000, 8800, नहीं क्या लिख रहा हूँ मैं, 8556 मीटर, ठीक, 8556 मीटर। तो किलीमंजारो की ऊंचाई कितनी है, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे, और किस महाद्वीप में या किस देश में है इस बात को। विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में, बेटा सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में, और सबसे गहरी जो गर्त है ना, कौन सी, मरियाना ट्रेंच यानी मरियाना गर्त है, जो 11022 मीटर, 11022 मीटर, आपके एवरेस्ट से भी ऊंचा, माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। और कहीं कहीं आपको ये 11033 भी मिलेगा, 33 भी मिलेगा, बट एनसीईआरटी में 11022 को माना है। निम्न में से पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार सही क्रम, महाद्वीपों को आकार के अनुसार, बेटा सबसे जो बड़ा महाद्वीप कौन सा बेटा आपका, ओ, एशिया, ठीक है। एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका, इसके बाद क्या बेटा, अंटार्कटिका, क्या है, अंटार्कटिका है, ठीक है। इसके बाद जो अंटार्कटिका के बाद फिर क्या पड़ेगा आपका, बताइए, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप, प्लीज कमेंट, दोनों में, यानी ऑस्ट्रेलिया या यूरोप, कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अब फिलहाल आते हैं इसमें जो प्रश्न में कह रहा है, एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद क्या, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका तीसरे नंबर पे, एशिया के बाद अफ्रीका, अंटार्कटिका, गलत हो गया ना, एशिया के बाद उत्तरी अमेरिका गलत हो गया, एशिया के बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यहाँ पर देखिए ये गलत, और ये वाला आपका जवाब सही था, ठीक है। इन महाद्वीपों को कैसे अरेंज करेंगे, एशिया पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, तीसरे पे उत्तरी अमेरिका, चौथे पर दक्षिणी अमेरिका, पांचवें पर यहाँ पर है अंटार्कटिका। लेकिन उस क्रम को प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। चलो, एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय संरचना में शामिल है, यानी एशिया और यूरोप को जो अलग करता है, जो अलग करता है वो क्या है, सॉरी, पहला तो यूराल पर्वत, सही है। यूराल पर्वत से आप कभी यूराल नदी को टिक मत कर देना बेटा, गलत है, ठीक है। और जूरा पर्वत, ये दोनों पर्वत जो है किसको अलग करते हैं, किसको, ओ, एशिया को यूरोप से, किसको, एशिया को यूरोप से, ध्यान रखेंगे कौन सा, यूराल पर्वत बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अच्छा, जूरा पर्वत कहाँ पर है, इस बात को पता है आपको, हाँ, जूरा पर्वत, बताइए, जूरा पर्वत कहाँ पर है, ठीक है। तो बात करते हैं जूरा पर्वत की। तो जूरा पर्वत
गलत क्यों होगा? देखो बेटा, जूरा पर्वत जो है ना यूरोप में, यूरोप के मध्य में है, मिड में है, ठीक है, मिड में। तो ये यूरोप और एशिया को अलग कैसे कर सकता है? अब देखो, जो हम इसकी बात कर रहे थे यूराल पर्वत से यूराल नदी की, तो बेटा यूराल पर्वत और यूराल नदी ये दोनों मिलकर यूरोप को, किसको, यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। ठीक, बात समझ में आई? दूसरी बात ये देखो कि यूरोप और एशिया के सम्मिलित रूप को हम यूरेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कहीं लिख के आ जाए तो समझ लेना, यूरेशिया। ठीक है, इन दोनों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? यूरेशिया। तो बेटा जूरा पर्वत यहाँ पर नहीं है इस बॉर्डर पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? एक और दो सही है, एक और दो सही है। एक और दो का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर 3। ठीक, नेक्स्ट। वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त तीनों गुजरती हैं? बेटा एकमात्र महाद्वीप है वो है अफ्रीका। एशिया को अफ्रीका से, एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का नाम, अफ्रीका से, तो कौन सी नहर है वो? स्वेज नहर। कौन सी? स्वेज नहर। 1869 यानी 69 में इस नहर को बनाया गया, जब से एशिया और यूरोप के बीच में व्यापार बहुत आसान हो गया समुद्री रास्ते से। ठीक है, आगे। उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं? तो बेटा पनामा। क्या है बेटा? पनामा। यहीं पर पनामा जल संधि है जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, कौन सा? अटलांटिक यानी अंध महासागर, इन दोनों को एक सक्रिय रास्ते से मिलाती है। ठीक, आगे। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए का थोड़ा विचार करें। दक्षिणी अमेरिका के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? दक्षिणी अमेरिका के संदर्भ में हमें बात करना है। ठीक है, चलो कर लेते हैं बात। इस महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर। बेटा दक्षिणी अमेरिका समझते हैं आप? ये यहाँ पूर्व में कौन सा? प्रशांत बेटा बेटा प्रशांत महासागर इसके उत्तर में है। इधर है पैसिफिक ओशियन, यहाँ पे क्या है? अटलांटिक ओशियन। समझ में आया? ठीक है, तो उल्टा दे रखा है ना कि पूर्व में प्रशांत महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर, उल्टा दिया बेटा, गलत है ये। ठीक है, अगला। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली। एंडीज पर्वत जो श्रृंखला है, एंडीज पर्वत जो है कहाँ पर है? यहाँ पर ऐसे। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, ऐसे है। तो यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही है, दूसरा वाला। तीसरा कह रहा है इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजोन बहती है। सही बात है, ठीक है, यानी 2 और 3 सही, 2 और 3 सही का मतलब ऑप्शन नंबर बेटा बी। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप का है? द्वीपीय महाद्वीप मतलब जो छोटे छोटे आइलैंड मिलकर बहुत, मतलब ऐसा जो कलेक्शन हो, तो ऐसा कलेक्शन केवल एक ही के पास है। वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। क्या है बेटा? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया को भी हम क्या और एक नाम से जानते हैं, वो है ओसेनिया। जब इन महाद्वीपों को मिला दिया जाएगा सम्मिलित रूप से तो इसे हम ओसेनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ओसेनिया कहते हैं। आते हैं अगले पर। अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में, बेटा किसके संदर्भ में बात करनी है? अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में बात की है नीचे कथनों पर, आपको सत्य कौन सा इस बात को बताना। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर है। बेटा ये बात क्या लगता है आपको, सही है? अंटार्कटिका महाद्वीप पूरा का पूरा दक्षिणी महाद्वीप पर है और ये बहुत बड़ा है। बेटा दक्षिणी ध्रुव इसके सेंटर में है, ना कि किसी किनारे पर, यानी ये बात हो गई गलत। दूसरा, यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं करता, ये बात सही है, यानी केवल दो, केवल ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। आकार के आधार पर महासागरों का सही क्रम बताएं। बेटा आकार के आधार पर, तो बेटा सबसे बड़ा जो महासागर है ना वो कौन सा है? प्रशांत।
प्रशांत महासागर। इसके बाद आपका जो आता है वो अटलांटिक महासागर, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। फिर आता है आपका अपना प्यारा हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर। तो बेटा देखो 1 2 3, मतलब समझ रहे हैं, 1 3 और 2 ऐसा सीक्वेंस कहाँ मिल रहा है। 1 के बाद 2 गलत हो गया, 1 के बाद 3 पर 2 नहीं गलत हो गया, 1 के बाद 3 पर 2 है, 1 के बाद 3 पर 2 है। अब देखो 2 जगह पे अब बात फंसी, ठीक है। अब इसके बाद दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर में आपको बताना है कौन सा छोटा या बड़ा है। बहुत छोटी सी बात है, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक। आर्कटिक महासागर कहाँ है, सबसे ऊपर टॉप पर। कहाँ पर है बेटा, सबसे ऊपर टॉप पर है, ठीक है। अगर टॉप पर होगा तो इनमें से कौन छोटा कौन सा बड़ा होगा, बताइए। टॉप पर है तो कौन छोटा, बेटा दक्षिणी महासागर आर्कटिक से कैसा है, थोड़ा बड़ा है। जब बड़ा है आर्कटिक, आर्कटिक जब बड़ा है किससे, सॉरी उल्टा, दक्षिणी महासागर बड़ा है किससे, आर्कटिक से। ये वाला आपका 5 के 5वें नंबर पर ही है, ये वाला 4 का 4थे नंबर पर है। समझ में आई बात। तो 1 3 2 4 5 ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आपका, डी नंबर। बहुत ध्यान से देखें, इन प्रश्नों को बहुत कंफ्यूजन करता है। कई बार ऐसा है कि इनमें से कुछ महाद्वीप गैप, महासागर गैप कर देगा या महाद्वीप को नहीं देगा, फिर पूछेगा इनमें से छोटा बड़ा, ठीक है। तो क्रम याद रखें। प्रशांत महासागर 1 नंबर पर, 2 नंबर पर क्या बेटा, अटलांटिक महासागर, 3 नंबर पर आपका हिंदुस्तान का हिंदू महासागर हो गया, 4 नंबर पर आपका दक्षिणी हो गया, ठीक है। और आर्कटिक महासागर 5वें नंबर पर। सबसे ऊपर जो महासागर है उत्तरी ध्रुव वाला, ये कहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। कहाँ, नॉर्दर्न उत्तरी, ठीक है। आगे कह रहा दिए गए कथन किस महासागर से संबंधित हैं, दिए गए कथन किस महासागर से संबंधित हैं। तो अब हम बात करते हैं इसको। देखो पहला पहला जो कथन है, यह महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है, अर्थात इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। मतलब ये बात हो गई इनकी सही। अगला, यह अन्य महासागरों की अपेक्षा अधिक गहरा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तीसरा पॉइंट क्या है, इस महासागर के एक ओर एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है तथा दूसरी ओर क्या है बेटा, उत्तर और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप स्थित है। तो ऐसा जो महासागर है ना, मेरी बात समझो, ऐसा जो महासागर वो कौन है, प्रशांत महासागर। बात यहीं से पकड़ लो, सबसे बड़ा और सबसे गहरा एक ही है, वो कौन सा है, प्रशांत महासागर, ठीक है। अगला कथन कारण वाला फिर से प्रश्न है आपके सामने। अटलांटिक महासागर की तट रेखा पोताश्रयों एवं पत्तनों के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति है। तो बेटा अटलांटिक महासागर की स्थिति ऐसी आदर्श इसलिए क्योंकि इसकी जो है ना तट रेखा बड़ी कटी फटी है, ठीक है। कटी फटी होने की वजह से पोताश्रय यानी कि पानी वाले जहाजों का जो आश्रय जहां पर रुकते हैं, यानी उनको डॉकयार्ड उनका हो गया, बंदरगाह, वो उनके निर्माण के लिए बहुत आदर्श स्थिति है, ठीक है। कारण कारण क्या है कि अटलांटिक महासागर की तट रेखा सीधी व चौड़ी है। बेटा सीधी होती तो कटी फटी कैसे होती, यानी ये वाला ऑप्शन हो गया गलत। ए सही आर गलत, ए सही आर गलत, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में आते हैं, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए बेटा। तो कथन क्या है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहते हैं। पृथ्वी के तापमान में जो वृद्धि हो रही है इसे क्या कहते हैं, भूमंडलीय तापन। क्या, भूमंडलीय तापन, ठीक है। कारण की बात जो अगर करेंगे तो कारण क्या है इसका, उसको देखते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से, कारण भी सही है, यानी ए व आर दोनों सही है, आर इसकी व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन नंबर ये वाला आपका बेटा करेक्ट है, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पे। नीचे दिए गए युग्मों को सॉरी नीचे दिए गए युग्मों को सुमेलित कीजिए, ठीक है।
प्रशांत महासागर का जो आकार है वो बेटा लगभग कैसा, वर्गाकार, कैसा, वर्गाकार। और अटलांटिक महासागर एस आकार में, ये वाला लगभग वर्गाकार, ये एस आकार में। हिंद महासागर बेटा जो आपका है ये कुछ त्रिभुजाकार है, ठीक है। और आर्कटिक वाला उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है, समझ में आया, नॉर्थ पोल के चारों ओर फैला हुआ है। अब देखो डी में 4 की ओर अगर उठाएंगे तो कई जगह पे बात फंस जाएगी। अटलांटिक महासागर बी एस आकार का, यानी कि एस आकार कहाँ पर, बी का दूसरा, बी में 2 एक ही जगह पर है, ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं बहुत कम टाइम में, ठीक है। अगला, वायुमंडल में, वायुमंडल में मध्य मंडल जो है किन दो मंडलों के बीच है। बेटा इसको पहले ये बात समझो, सबसे नीचे जो पड़ता है आपका कौन सा, क्षोभ मंडल, इसके बाद फिर पड़ता है समताप मंडल, ठीक है। इसके बाद पड़ता है बेटा मध्य मंडल, फिर क्या पड़ता है मध्य के बाद, आयन मंडल, आयन के बाद फिर क्या पड़ता है बेटा, बहिर्मंडल ना, ठीक है, बहिर्मंडल, ठीक, मतलब एक्सो स्फीयर कह दो आप, ठीक है। अब देखो जब ये सारा चीज आपको पता हो गई तो हम इनकी हम लेयर की बात करेंगे, कौन किधर है। पहला वाला क्षोभ, दूसरा वाला समताप, तीसरा वाला मध्य, चौथा वाला बहिर, ठीक, बात समझ में आई। तो क्या है, किनको पूछ रहा है बेटा, मध्य मंडल, तो मध्य मंडल किनके आसपास है बेटा, बताओ, सॉरी आयन और आएगा, क्या आएगा, आयन, ठीक। मध्य मंडल सम और आयन के बीच में, समताप मंडल और आयन मंडल के बीच में। ऑप्शन नंबर क्या हो गया बेटा, बी नंबर, ध्यान रखें इस बात का, बहुत अच्छा प्रश्न था। और इसका आप शॉर्ट वीडियो जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं, बहुत अच्छे एकदम ट्रिकी रूप से बताया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होती है। बिल्कुल बात सही है बेटा, ठीक है, एकदम सही। अगला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होती, करेक्ट है। 1 और 2 दोनों सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी से। अच्छा आप लोग क्या बता सकते हैं कि पृथ्वी से कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरीके खत्म हो जाए तो क्या होगा। बेटा पृथ्वी से कार्बन डाइऑक्साइड अगर पूरी तरीके खत्म हो जाए, एकदम शून्य, हालांकि अभी है कितनी 0.03%, ठीक है, 0.03%। अगर ये पूरी तरीके खत्म हो जाएगी ना तो सबसे ज्यादा नुकसान पेड़ पौधों को, साथ ही साथ इस एटमॉस्फेयर को। ये गर्म है, गर्मी तापमान को मेंटेन रखती है, हट जाएगी, खत्म हो जाएगी तो सब जगह आपको पानी की जगह बर्फ नजर आएगा। तो अब आते हैं इसके अगले चैप्टर में, ठीक है। अगला जो चैप्टर है उसकी बात करते हैं। चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, ठीक। अब इनके लिए पहले प्रश्न पर आते हैं। चलिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे करें बेटा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ठीक है। बहुत अच्छी क्लास है और ये सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। और चलिए पहला प्रश्न, पृथ्वी की विभिन्न स्थल रूपों, उदाहरण पर्वत, घाटी, पठार एवं मैदानों का निर्माण किन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप हुआ है। मतलब ये सब जो बना है ना वो पृथ्वी पर किन क्रियाओं के बाद बना है। कहा, पहला है आपका आंतरिक प्रक्रिया के कारण, ठीक है, दूसरा है बाह्य प्रक्रिया के कारण, तीसरा जो जवाब है आपका आंतरिक एवं बाह्य। तो दोनों प्रक्रियाओं के कारण बेटा बना हुआ है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। आगे, पृथ्वी की सतह के टूट कर घिस जाने को अपरदन कहते हैं, ठीक है। अब बताना क्या है इसमें बेटा, कथन, सत्य कथन बताना है, ठीक है। और पृथ्वी की नई सतहों के निर्माण की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं, मतलब डिपोजिशन, मतलब डिपोजिशन, ठीक है। ए और बी दोनों सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, सी नंबर। नेक्स्ट, विश्व की सबसे पुरानी वर्लित पर्वत श्रृंखला कौन सी है। वलित पर्वत श्रृंखला, बहुत अच्छा प्रश्न है आपके सामने। विश्व की सबसे पुरानी जो है वलित पर्वत श्रृंखला को बताना है, कौन सी बेटा, तो अरावली, कौन सा बेटा, अरावली,
अरावली जो है ना विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। और आपके भारत में, हमारे भारत में जो पूरा पूरा दिल्ली शहर है इसी पर बसा हुआ है। ठीक है, तो कौन सा बेटा? अरावली। ठीक, आते हैं अगले प्रश्न पे। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जिन पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं उन्हें हिमानी कहते हैं। सही है। पर्वतों के एक रेखा क्रम में व्यवस्थित होने को श्रृंखला कहा जाता है। सही है। ऑप्शन नंबर ए व बी दोनों सही है, यानी एक और दो। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न में। जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंखुआकार होती, ऐसे पर्वतों को क्या कहा जाता है? बताओ। अच्छा, ऐसे पर्वत जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ व शिखर शंखुआकार होती है। तो देखो, ज्वालामुखी जो पर्वत होते हैं तो ज्वालामुखी मतलब बीच में ज्वालामुखी, ज्वाला का एक मुख होता है, होल पाइप। ठीक है, वेंट होता है वो जहाँ से ज्वाला निकलती है, यानी वो तो बीच में होल बना देगा। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, यानी वो तो ऑप्शन कट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका वो तो खत्म, सी नंबर खत्म हो गया। अब जो भ्रंशोत्थ वाला है ऑप्शन, ये एक फॉल्ट होता है, मतलब किसी एक हिस्से का दब जाना, एक का उठ जाना। तो ऐसा भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, गलत है। क्यों? ऐसे पर्वत जो ऊबड़ खाबड़ होते हैं और ये बेटा क्या कहलाते हैं? वलित पर्वत। ठीक है, नेक्स्ट। नीचे दिए गए युग्म में से कौन सा सुमेलित है? ठीक, मेरी बात समझो, सुमेलित है की बात हो रही है। आप इनमें से कौन कौन सा पर्वत कैसा है? फुजियामा पर्वत नाम सुना है? आप लोग प्लीज कमेंट में बताएं, फुजियामा जो पर्वत है ये आपके देश, सॉरी, इस ग्लोब में यानी कि इस पृथ्वी पे किस महाद्वीप में पाया जाता है? ठीक है, इस बात को आपको बताना है। अब आगे बात करते हैं हम लोग कि कौन कौन सा उस पर है। यूराल पर्वत जो है, कौन सा? यूराल पर्वत। तो यूराल पर्वत कैसा है? भ्रंशोत है, ज्वालामुखी है, वलित है, उत... हाँ जल्दी बताइए प्लीज, कमेंट। देखिए जी, वासजेस पर्वत, वासजेस पर्वत, ये वाला बेटा कैसा पर्वत है? भ्रंशोत। ठीक, माउंट किलीमंजारो कैसा बेटा? ज्वालामुखी। अभी माउंट किलीमंजारो को हमने कहा था ना आप लोगों से लास्ट क्लास में। ठीक है, कि आपको कमेंट करना है। फुजियामा पर्वत और यूराल पर्वत, ये फुजियामा जो है ज्वालामुखी पर्वत, वलित पर्वत नहीं है। और कौन सा? यूराल पर्वत कैसा? ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। तो यूराल पर्वत कैसा है, इस बात को बताइए। अरे भाई छोटी सी तो बात है बेटा, गलत जवाब मत दीजिए। यूराल बेटा वलित पर्वत कैसा है? फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, फोल्ड माउंटेन है ना। और फुजियामा जो है ना ये ज्वालामुखी पर्वत, ये वोल्केनो वाला है। समझ में आ गया? वोल्केनो माउंटेन। ठीक, क्लियर। ठीक, चलिए चलते हैं अगला। अच्छा, तो सही कौन सा ये तो बता ही लेते हैं ना हम लोग फिर। दो और तीन सही है, दो और तीन सही, बाकी दो में इसमें गलत थे। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट। मनाकी पर्वत किस महासागर में अवस्थित है? तो बेटा मनाकी पर्वत की बात समझे ना, महासागर की बात हो रही, और ये सबसे बड़ा पर्वत है। जो जब बड़ा होगा तो सिंपल सी बात, जो महासागर गहरा होगा वहां होगा। तो बिना पढ़े लिखे भी आप इसका जवाब आपने दे दिया। चलिए अब आगे आते, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार, दक्कन का, युगांडा का, केन्या का, बेटा तिब्बत का पठार। कौन सा? ऊंचा पठार, ऊंचा पठार। तो जो जगह ऊंचाई पर होगी सिंपल सी बात है वो वाला ऊंचा भी होगा। बात समझ में आई? ठीक है, और ये वाला जो समुद्र तल से बेटा करीब 4,000 से 6,000 मीटर, 4 से 6 किलोमीटर के आसपास ऊंचाई पर है। अगला प्रश्न, मैदानों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश मैदान मुख्य नदियों
तथा उनकी सहायक नदियों के कारण बने हैं। बिल्कुल बात सही है। ठीक। दूसरा, मैदान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। बेटा जब नदियों के कारण बने हैं ना तो उपजाऊ भी होंगे, लॉजिकल बात है, तो वहां लोग ज्यादा रहेंगे। तो ए और बी यानी एक और दो दोनों सही है, दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट। तो चलिए, तो हालांकि अब हम लोग इस सीरीज को यहीं पर बंद करते हैं और अगली क्लास में हम आगे फिर शुरू करेंगे इसके आगे चैप्टर को। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आगे दो क्लासों में ये पूरी क्लास 6 खत्म हो जाए, फिर हम आते हैं क्लास 7 पर, देन आफ्टर क्लास 8 पर, फिर 9th 10th 11th ऐसे कर। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सही से रहिए, सुरक्षित। धन्यवाद, बाय बाय दोस्तों।